चलिए देखिए, इसमें बात करते हैं संगम युग। संगम युग से जो इम्पोर्टेंट सवाल बनेंगे उस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि ये से सवाल 1 से 2 क्वेश्चन बनता है और हम लोग नहीं पढ़ते हैं, इसलिए लगता है कि हार्ड क्वेश्चन आता है। मैं इतना पढ़ा दूंगा जीके जीएस, आप सिर्फ सुनिएगा, आपको ना लिखना बोल रहा हूँ मैं, ना उसके बारे में नोट करने बोल रहा हूँ मैं। जो पीडीएफ दे रहा हूँ उसे पढ़िए चाहे मत पढ़िए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मेरी बात को सुनिए, आपको याद 100% हो जाएगा। हाँ, अगर किताब रखे हैं या पीडीएफ है तो ओपन करके मिला के देख लीजिएगा, तो आपके लिए फ़ायदे होंगे। नहीं तो सिर्फ सुनिए, देखिए, मैं याद करवा दूंगा, एक एक शब्द आपके कानों में बजेंगे, ये मैं वादा कर सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संगम युग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आप पढ़ लिए वैदिक सभ्यता पढ़ लिए, उसी तरह संगम युग में भी जो जो इम्पोर्टेंट जो काव्य लिखे गए हैं वो पढ़ेंगे। और संगम युग का मतलब ही है कि साउथ इंडिया शब्द की बात करेगा, साउथ के तरफ की बात करेगा, वही को। तो चलिए कैसे, तो देखिए, संगम युगनी इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं? तो संगम युगनी साहित्य है। अगर संगम युगनी इतिहास जानना है या संगम युग को जानना है तो आप जान लीजिए उसका इतिहास जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है हमारा संगम युगनी या संगम युग साहित्य बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सवाल बनता है कि संगम साहित्य में कौन सा क्षेत्र का इतिहास जो है जाना जाता है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि दक्षिण भारत का क्षेत्र का जानते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि संगम युग ही बना है साउथ इंडिया के बारे में जानने के लिए। संगम साहित्य में किसे महाकाव्य स्वीकार किया गया है? तो बहुत अच्छे से बता दूं, शिल्प, याद रखिए, शिल्पादिकारम को माना गया है। किसे माना गया है? शिल्पादिकारम को माना गया है संगम साहित्य का महाकाव्य। तो संगम साहित्य का महाकाव्य कौन है भाई? तो शिल्पादिकारम। ऐसा शब्द अगर आपसे पूछेगा तो छोड़िएगा नहीं। अब शिल्पादिकारम पुस्तक के लेखक कौन थे? अब ये तो जरूरी है ना। चलिए, तो ये जो लिखने वाले व्यक्ति हैं इनका नाम है इलोंग। क्या नाम है? इलोंगो। ऐसे इलोंग बोल सकते हैं, इलोंगो बोल सकते हैं। आर्डिगल नाम है, आर्डिगल जी थे। तो शिल्पादिकारम पुस्तक के लेखक कौन है? इलोंगो आर्डिगल जी, ये ध्यान रखिएगा, इस शब्द को ध्यान दीजिएगा। जैसे हम पढ़े अभी महाकाव्य लिखाया शिल्पादिकारम, जो हम पढ़े हम, उसी तरह व्याकरण की दृष्टि से संगम युग में जो पुस्तक लिखाएगा उसका नाम क्या होगा? तो ये देखिए, व्याकरण की दृष्टि से संगम युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना कौन सी है व्याकरण की दृष्टि से? तो उसका नाम पता है? तोलक जी, अलग कर दीजिए, तोलक का अलग कर दीजिए, पीपीएम का अलग कर दीजिए। तो तोलका पीपीएम जी है। क्या है? तोलका पीपीएम जी क्या है? पुस्तक है, महत्वपूर्ण रचना है। और तोलका पीपीएम जो है लिखे कौन है? तो तोलक पीआर जी लिखे हैं। तोलक पीपीआर जी, नाम ही है, पीपीआर भी बोल सकते हैं इनको, तोलक पीपीआर या पीआर जी बोल सकते हैं। तो तोलक पीपीआर जी लिखे हैं, तोलकम पीपीएम जो है लिखे हैं, किससे संबंधित है? तो संगम युग के व्याकरण दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, संगम युग में है। अब देखिए, संगम साहित्य का संकलन, संगम साहित्य का संकलन 3 संगमों में किया गया है। तीनों संगमों का आयोजन किस वंश के शासकों के संरक्षण में किया गया था? तो आप जान लीजिए, पांड्य वंश के समय में ये किया गया था। तो पांड्या वंश उस समय था जब ये संगम युग का तीन जो संगम युग हुआ था, संगम साहित्य का 3 जो संगमों का जो आयोजन किया गया था और संरक्षण किया गया था, सुरक्षा किया गया था, उस समय कौन वंश था? तो पांड्य वंश था। साउथ इंडिया का कौन था? पांड्य वंश। ऐसे याद रखिएगा। आपसे पूछेगा संगम साहित्य का प्रमुख विषय जो है श्रृंगार, ठीक है, प्रमुख विषय क्या है? श्रृंगार तथा वीर गाथा, जिससे क्या कहा गया है? तो हम जानते हैं अहम एवं पूरम कहा गया है। अगर पूछे कि संगम साहित्य का प्रमुख विषय है श्रृंगार और वीर गाथा, जिसे क्या कहा गया है? अहम एवं पूरम कहा गया है। श्रृंगार को अहम और वीर को पूरम कहा गया है। ऐसे शब्द को आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। संगम का तात्पर्य क्या है भाई? संगम पढ़ रहे हैं, संगम युग पढ़ रहे हैं, संगम पे महाकाव्य है, संगम में सब कुछ है, तो संगम का मतलब भी तो समझना है। तो तमिल भाषाओं के विद्वानों की सभा को हम लोग संगम कहते हैं। तो संगम अगर आपसे पूछेगा भाई संगम क्या है, संगम युग पढ़ रहे हैं तो संगम है क्या, तो बताइएगा तमिल भाषाओं के विद्वानों की सभाओं को कहते हैं, ग्रुप को कहते हैं, ठीक है। संगम युगनी दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मयो देवता से।
मयो देवता से किया गया है। मयो देवता मतलब माया से जो है खेल खेलते हैं, इसीलिए बोला गया मयो देवता से इनकी तुलना की गई है। तो अगर संगम युग दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण को किससे तुलना किया गया है, तो एक मयो देवता होते थे उनसे तुलना किया गया है, कंपेयर किया गया है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तमिल का जो है गौरव ग्रंथ, ठीक है, जीवक चिंतामणि, ठीक है, गौरव ग्रंथ है जो है जीवक चिंतामणि, संबंधित है जैन से। बहुत अच्छा सवाल है कि तमिल का एक गौरव ग्रंथ है जिसका नाम है जीवक चिंतामणि, वो संबंधित है जैन लोगों से, जैन से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। और भी सवाल आपसे पूछेगा कि तमिल भाषा का मनी मेकलाई, ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा है ना, अब बीपीएससी वाले रेडी रहे सुनने के लिए कानों में, है ना। तो तमिल का मनी मेकलाई नामक गौरव ग्रंथ जो है किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा हुआ है। मनी मेकलाई का लेखक कौन है, तो आप जानते हैं सितलई सत्यनार। तो सितलई जो सत्यनार जी हैं वो मनी मेकलाई के लेखक हैं। और मनी मेकलाई जो है तमिल भाषा का क्या है, नामक जो है गौरव ग्रंथ है, जो कि मनी मेकलाई किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। और जैन धर्म से क्या था, जीवक चिंतामणि, है ना, भूलिएगा मत। अगर पूछेगा जैन धर्म से पुस्तक पूछ दे आपसे, तो जीवक चिंतामणि है जो कि गौरव ग्रंथ माना जाता है तमिल का, ठीक है। और तमिल भाषा का अगर मनी मेकलाई जो है नामक जो ग्रंथ है किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो मनी मेकलाई के लेखक कौन है, तो सितलई सत्यनार हैं। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है, तो तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है, तो मनी मेकलाई को कहा जाता है। मनी मेकलाई जो है किन पे लिखा गया है, बौद्ध धर्म से संबंधित ये किताब लिखा गया है तमिल भाषा में। तमिल काव्य का जो है इलियड, ठीक है, इलियड कहा जाता है किसे, तो शिल्पाधिकारम को। और शिल्पाधिकारम जो है महाकाव्य है ना, आप जानते हैं। ऐसा सवाल पूछा हुआ है। अब देखिए तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे, तो मुरुगन जी हैं। मुरुगन जी का नाम सुने होंगे, मुरुगन जी जो हैं वो तमिल भाषा का सबसे प्राचीन देवता माने जाते थे। अब कौन थे, तो मुरुगन जी थे उस समय, ठीक है, सबसे पुराने देवता, प्राचीन देवता, एशियन देवता, ठीक है। संगम युगनी या संगम युग कहिए सेनानायक को कहा जाता था, क्या कहा जाता था, एनाडी कहा जाता था। तो एनाडी किसे कहा जाता था, तो ये संगम युगनी सेनानायक को कहा जाता था। संगम युग में मंत्रियों को क्या कहा जाता था, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या कहते थे, M4 कहते थे, M4 कहते थे। संगम युग में न्याय का कार्य कौन नहीं करता था, तो पुरोहित जी न्याय का काम नहीं करते थे, पुरोहित जी न्याय का काम नहीं कर सकते थे। संगम युग में इराबू, ठीक है, संगम युग में इराबू क्या था, तो राजा को दिया जाने वाला उपहार को इराबू कहा जाता था संगम युग में। समझ गए। और ये सब सवाल आपसे पूछा हुआ है, इसलिए ध्यान से सुन लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। अगर पूछे संगम युग में कराई क्या था, कराई क्या था, तो एक प्रकार का भूकर था। भूकर मतलब लैंड कर, लैंड टैक्स, भूमि कर, है ना। और भी सवाल है जो कि सुनिए। संगम युग में किस प्रकार के गांव को मुडूर, क्या कहते हैं, मुडूर कहा जाता था, तो मुडूर कहा जाता था पुराने गांव को। अगर आप पुराने गांव में जाइएगा तो उस क्षेत्र को मुडूर कहा जाता था। संगम युग में अगर पूछा जाएगा कि पुराने गांव को क्या कहते थे, तो मुडूर कहते थे। कौन, संगम युग वाले। समकालीन साहित्य में कौन को जो है मननना किसके लिए प्रयुक्त होते थे, तो हम जानते थे राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। किसके लिए, राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। संगम युगनी राजा को सभा का सबसे बड़ा न्यायालय कहा, जो न्यायालय जो कहलाता था वो क्या कहलाता था, तो मनोरम कहलाता था। क्या रहता था, मनोरम कहलाता था। ये भी सवाल है आपसे। और पूछेगा कि संगम युग में जो है क्या है, ओरर, ठीक है, ओरर कहिए या वय, ठीक है, वय जो है किसे कहा गया है, तो गुप्तचर को कहा गया है। ओरर कहिए या वय कहिए, गुप्तचर को कहा जाता है, उसमें गुप्तचर होते थे। संगम युगनी जो है
समाज में किस व्यवस्था का अभाव था? तो संगम युगनी जो समाज होता था उसमें जो व्यवस्था का अभाव था, कम था, वो वर्ण व्यवस्था नहीं था। एक तरह से वर्ण व्यवस्था का अभाव जो है कम दिखने को मिलता था उस समय, है ना। संगम युग में अष्टादश क्या है? अष्टादश लघु उपदेश गीत जो है जिसका नाम है कुरल, किसकी रचना है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं तिरुवल्लुवर का है। तिरुवल्लुवर का जो है लिखा हुआ यह है गीत कुरल। ठीक है। आपसे पूछेगा धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल जो है किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में है। किस भाषा में? तमिल भाषा में है। तिरुवल्लुवर जो है की रचना जो है कुरल, और आपका क्या नाम है? मुप्पाल को कहा जाता है, तो तमिल भूमि का वाइवल कहा जाता है। तो कुरल और मुप्पाल और कुरल जो है याद रखिएगा को क्या कहते हैं? तमिल भूमि का वाइवल कहते हैं। और ये तिरुवल की रचना है, तिरुवल्लुवर का ये रचना किया हुआ ये दो क्या है? वाइवल है। ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रचना क्या हो? पुस्तक है जिसे हम बाइबल बोलते हैं, तमिल भूमि का बाइबल बोलते हैं। संगम युगनी विद्यार्थियों को क्या कहा जाता था? तो पिल्लई कहा जाता था। क्या कहते थे? पिल्लई कहते थे, पिल्लई कहा जाता था। ठीक है। आपसे पूछे कि किसने उल्लेख किया कि नंदो ने अपना कोश गंगा की धारा में छुपा रखा था? तो वो थे कौन? मामूलनार ने छुपा रखे थे। देखिए, दक्षिण भारत में ईसा पूर्व किस साम्राज्य का विकास हुआ था? तो दक्षिण भारत में अगर पूछे तो चोल, पांड्या और चेर, इसका जो है आपका उस समय विकास हो चुका था जब संगम युग था। और संगम युग का श्रेय भी जाता है पांड्या को, है ना। चेर वंश का राजकीय चिन्ह था आपका धनुष। चोल वंश का अगर प्रमुख केंद्र अगर पूछे कौन है तो तंजौर था। चोल वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ था। अगर चेर का पूछे धनुष और चोल का पूछे तो बाघ, और राजधानी पूछे तो तंजौर इसका प्रमुख केंद्र था चोल का। पांड्या वंश का प्रमुख केंद्र कौन था? मदुरई था। ठीक है। और पांड्या का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो टॉलेमिया ने क्या किया था? टॉमले यहाँ पे कभी कभी दे देता है इसलिए मैंने पढ़ लिया, टॉलेमिया ने। टॉलेमिया और टॉमले दोनों एक ही नाम है, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो टॉलेमिया ने दिया था पांड्या का सर्वप्रथम उल्लेख। पांड्या की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो आप बहुत अच्छे से जान लीजिए, कौरकै नाम है, कौरकै जगह का नाम है, उस जगह ये राजधानी थी पांड्या का। ठीक है। पांड्या अगर पूछे पांड्या वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? तो मछली। पांड्या वंश का राजकीय चिन्ह ही माना जाता था मतलब मछली। प्रथम शताब्दी में पांड्या ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? मदुरई को राजधानी बनाया था। देखिए, चोल शासकों में सर्वश्रेष्ठ मतलब महान शासक कौन था? तो करिकाल था चोल में। अगर किस शासक ने श्रीलंका को विजित कर श्रीलंका पर 50 वर्ष तक शासन किया? तो वो था एलार। कौन था? एलारा था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे और पूछेगा क्या? दक्षिण भारत का प्रसिद्ध, ठीक है, तक्कोलम का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था? तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। संगम युग में चेर वंश, ठीक है, चेर वंश के किस शासक ने पत्नी पंथ की स्थापना की थी? तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि सेनगुट्टुवन थे। कौन? बहुत लंबा है, सेन अलग कर दीजिए, गुट्टुवन अलग कर दीजिए, तो गुट्टुवन थे। तो सेनगुट्टुवन जो है याद रखिएगा, ये क्या थे? स्थापना किए थे। क्या किए थे? तो संगम युग में चेर वंश के किस शासक ने पत्नी पंथ की स्थापना किए? तो पत्नी पंथ की स्थापना करने वाले सेनगुट्टुवन थे। ठीक है। आपसे पूछेगा कि संगम युग में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र प्रतिष्ठान जो है किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो गोदावरी नदी। उस समय गोदावरी नदी का भी नाम आता है, तो वह में वह लगता था गोदावरी, ऐसे वह हो गया है, अब वह हो गया गोदावरी। आधुनिक कावेरी पत्तनम जिसे हम पुहार बोलते हैं की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो करिकल द्वारा, जो कि चोल से संबंधित है ना। चोल का राजा महान राजा था
किस राजवंशों के शासनकाल, अगर किस राजवंशों का शासक पूछे अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता था, तो वो चोल कर देते थे। तो इसमें सवाल ये थोड़ा सा चेंज हो गया है कि किस राजवंश का शासक जो है, शासक ने अपना शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, तो वो चोल लोग जो थे अपने जीते जी घोषित कर देते थे कि लड़ाई झगड़ा ना हो भाई, घर में गृह युद्ध ना हो, बस इसीलिए। तो ये हो गया आप खत्म। अब चलिए महाजनपद, मगध साम्राज्य और सिकंदर का आक्रमण हम पढ़ते हैं। तो